This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is All India Radio. You will now listen to the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. ये आकाशवाणी है. अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे. माननीय सभासदों और क्वेश्चन नंबर 141 कौशलेंद्र कुमार. Question number 141 by Shri Kaushalendra Kumar. Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state A. Whether the government is aware that every third woman in the country is affected by thyroid disorder, and if so, the details thereof. B. Whether the government has taken any effective measures to address the issues of increasing incidence of the said disorder among women, and if so, the details thereof. C. Whether the government has taken cognizance of the fact that thyroid disorder increases the risk of cancer, and if so, the details thereof. D. Whether air pollution, food habits, and lifestyle are causing this disorder, and if so, the details thereof. And E. Whether the government proposes to formulate any action plan to raise awareness regarding thyroid disorders in the country, and if so, the details thereof and the steps taken in this regard. Dr. Bharti Pawar, Minister of State for Health and Family Welfare. माननीय मंत्री जी. सर उत्तर सभा पटल पर रख दिया है. क्वेश्चन वर्ग के बाद क्वेश्चन वर्ग प्रश्नकाल के बाद माननीय सदस्य. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है विस्तार से आया है. मैं संतुष्ट था, लेकिन कुछ उसमें रह गया है. मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि उन्होंने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 और 2015-16 के आधार को लिया है. अब प्रश्न उठता है कि सरकार को पिछले 6 वर्षों में भी सर्वेक्षण कराना चाहिए था, लेकिन नहीं कराया गया, क्योंकि थायराइड जो मोटापा की जानलेवा बीमारी है, यह बीमारी बढ़ रही है, विशेषकर उत्तरी भारत में, तो यह एक समस्या हो गया है. अब उन्होंने महिलाओं की उम्र 15 से 49 वर्ष की ही लिया है, जबकि 50 वर्ष से अधिक की महिला और पुरुष भी थायराइड से ग्रसित हो रहे हैं. आयोडीन भी सर्वेक्षण 5 के आधार पर 94.3% लोगों को मिल रहा है. माननीय मेरा मंत्री जी से प्रश्न है, फिर मेरा प्रश्न यह है कि पुनः सरकार थायराइड को विस्तृत सर्वेक्षण खासकर उत्तर बिहार में कराना चाहती है. विराजे सीट पे विराजे. आप सीट पे विराजे. संसद महोदय, आप सीट पे विराजे. आप बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया है. आज थायराइड डिसीजेस को लेके जो सर्वे आया है, वो सर्वे सर 5 सालों में होता है. ये सर्वे NFHS 4, NFHS 5 के माध्यम से ये सर्वे ही इसी कारण होता है सर कि क्या कमी है और अलग. माननीय सदस्य प्लीज अपने अपने आसन पर विराजे. आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि जहां ये थायराइड डिसऑर्डर बढ़े हैं, उसके लिए नेशनल लेवल पे नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत और स्टेट लेवल पे स्टेट आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल सेल के तहत अनेक प्रावधान दिए गए हैं. राज्यों को राशि भी दी गई है और NHM के माध्यम से चाहे टेस्टिंग हो चाहे ट्रीटमेंट, आपको आवश्यकता नहीं, आप बैठ जाइए. प्रावधान भी किया गया है. धन्यवाद. माननीय सदस्य ऑनरेबल मेंबर प्लीज सप्लीमेंट्री. माननीय मेरा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी डाटा आया है कि देश में करीब 4 करोड़ मरीज है. यह बहुत बड़ा आंकड़ा है. गर्भवती महिलाओं में यह बीमारी करीब 43.6% है. तो फिर सरकार थायराइड को भी टीबी, पोलियो और कोरोना कार्यक्रम के तहत जागरूकता या रोकथाम के लिए कोई कार्यक्रम चलाने का प्रयास कर रही है, जब ईको और यूएस में सरकार ने इसको विस्तार से लिया है. तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं
कि क्या सरकार का विचार है। जी, आदरणीय सदस्य महोदय को मैं आपके माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार बहुत ही जागरूकता से इस पे काम भी कर रही है। चाहे वो सप्लाई आयोडाइज सॉल्ट का हर एक को मिले, उसके लिए सर जैसा मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम हो रहा है और लैब के मॉनिटरिंग थ्रू भी ये सॉल्ट की जांच होती है, सर्वे भी होते हैं, हेल्थ का अवेयरनेस बढ़े इसके लिए प्रोग्राम भी होते हैं। माननीय महोदय को मैं कहना चाहूंगी कि हमारी आशा बहनें भी एक साल्ट टेस्टिंग किट के माध्यम से घर के नमक में कितना आयोडाइज साल्ट है इसके लिए भी मदद करती है। सर्वे करने के लिए आपके माध्यम से इसमें काम और बढ़ाया जाए, ये मेरी अनुरोध है मेरा। क्वेश्चन नंबर 142 श्री जी सेल्वम। Question number 142 by Shri Selvam G. Shri Dhanush M. Kumar. Will the Minister of Ayush be pleased to state A. Whether the government has developed Siddha research centers in the country? If so, the details thereof, and if not, the reasons therefor. B. Whether most of the Siddha research centers lack infrastructure facilities? If so, the details thereof and the corrective steps taken in this regard. C. Whether the government plans to open new Siddha research centers and strengthen upgrade the existing ones, and if so, the details thereof. D. Whether the government provides funds to the National Institute of Siddha for enhancing infrastructure, including increase in the strength of doctors and research facilities. If so, the details thereof, indicating the allocation made during the last 5 years, along with the number of doctors working at present. And E. The details of research which is underway in Siddha research centers to cure life-threatening diseases and the outcome thereof. Shri Sarbananda Sonowal, Minister of Ayush. This statement is laid on the table of the House. மாண்புமிகு தலைவர் அவர்களே, சித்த மருத்துவத்தில் தந்தையாக கருதப்படுகின்ற அகஸ்திய மாமுனிவர் வாழ்ந்த மலை எங்கள் தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள नोटिस दे दें। नोटिस दिया है? Yes, I gave. आधे घंटे पहले आप एन ओवर रिपोर्ट नोटिस। Okay, I will speak in English. Okay. No problem. In Tamil Nadu, any language, but notice half an hour. Okay, sir. In Tamil Nadu, Agasthyar is considered guru of Siddha medicine. He lived in Podiya Hills, which has lot of medicinal plant used in Siddha medicine. Though Podiya has been center for Siddha medicine, there is no Siddha research center nor medical college. In this context, I would like to know from the Honorable Minister whether the government plans to open new medical college for Siddha system of medical medicine and also research center in Tenkasi, Tamil Nadu, which is my parliamentary constituency, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय सांसद सेल्वम जी और धनुष एम कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आयुष के सिलसिले में उन लोगों ने सवाल लाया है। विशेष रूप से आयुष का एक अभिन्न अंग है सिद्धा, और तमिल हमारे माननीय संसद जी का यही सवाल है कि अगले दिनों में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हॉस्पिटल प्रतिष्ठा किया जाएगा या नहीं। इस सिलसिले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके जरिए कि राज्य सरकार की तरफ से अगर प्रस्ताव इस सिलसिले में भेजा जाए तो विषय को मैं जरूर विवेचना करूंगा। Sir, my second question, sir. Siddha system of medicine is mainly practiced in Tamil Nadu and southern part of the country, and it is popular among people in these states. However, due to lack of support from government and awareness, Siddha system of medicine could not be made popular among people in the country. In this context, I would like to know from the Honorable Minister the steps taken to popularize and promote Siddha system of medicine in all parts of the country. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सरकार की तरफ से सिद्धा को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कदम उठाया गया है इस सिलसिले में जवाब में डिटेल में हम लोगों ने उल्लेख किया है, डिटेल में। ओके। तो मुझे लगता है कि अगर इस जवाब को ठीक से पढ़े तो इसमें आपका सवाल का जवाब मिलेगा। सुदीप जी। Honorable Minister, Ayush is a department in the Ministry of Health, and once upon a time I was in charge of this.
I have the Unani hospital in my constituency, very big scale. And Unani treatment I am habituated with. Problem is these hospitals are not getting enough fund. Whether the total allocation is being made through the central government, any special ideas have been floated. It was at that time we decided that Unani hospitals can be extended financial support directly from central government to the type of hospitals directly. Whether any such type of decision had been adopted or all these hospitals are still under state government's control. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसद जी को उनकी सवाल की जवाब की विषय पर इतना ही बोलना चाहता हूं कि नेशनल आयुष मिशन, इस मिशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों मिलकर कदम उठाते हैं। तो इसलिए अगर किसी भी प्रदेश में 10 बेडेड हो, 30 बेडेड हो, 50 बेडेड हो हॉस्पिटल अगर इस्टेब्लिश करनी है तो राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी स्टेट एनुअल एक्शन प्लान जो प्रस्तुत किया जाता है और उसी प्लान को जब हमारे मंत्रालय में दाखिल करते हैं तब हम लोग इस विषय पर निर्णय लेते हैं। धन्यवाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 143 श्री रवि किशन जी। Question number 143 by Shri Ravi Kishan, Shri Ravindra Kushwaha. Will the Minister of External Affairs be pleased to state A. Whether the government hosted the first India-Central Asia Summit to extend engagement with neighbourhood countries recently? B. If so, the details thereof and the names of the countries which attended the said summit. C. The issues discussed with the leaders of Central Asian countries in the summit. D. Whether the government has any proposal to include more countries as part of its extended neighbourhood diplomacy. And E. If so, the details thereof and the names of the countries likely to be included by the government in the said policy, country-wise, along with the benefits likely to accrue to the country in terms of trade, defence and international perspective. Shri V. Muralidharan, Minister of State for External Affairs. माननीय मंत्री जी, The table of the House. माननीय सदस्य। सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय विदेश मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे प्रश्न का विस्तृत उत्तर दिया। हालांकि मैं हिंदी संस्करण की एक त्रुटि की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर में वर्णित पांचों मध्य एशियाई देशों के नाम में प्रथम नाम शायद त्रुटिवश कजाकिस्तान की जगह पर तजाकिस्तान लिख दिया गया है। महोदय, इस सम्मेलन की मुख्य बात यही थी कि शिखर सम्मेलन तंत्र को संस्थानिक रूप देने के लिए आपसी संबंधों को प्रगाढ़ता सुनिश्चित करने में के लिए नई दिल्ली में एक सचिवालय स्थापित किया जाएगा। क्या इसका कोई फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है और ये कब तक, यदि हाँ तो कब तक स्थापित कर दिया जाएगा? इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रमुख विषय क्या होंगे महोदय? जी मंत्री। Sir, the first India Central Asia Summit was held on 27th of January, and it coincided with the 30th year of India's establishment of diplomatic relationship with the Central Asian countries. And I would say that the historic outcome of the summit was as the honorable member mentioned, institutionalization of the summit mechanism, which will be held once in 2 years. So I would say that this reflects the common desire of the leaders of India and Central Asia countries, and the institutional mechanism, including the secretariat, the establishment of that is being worked out. ऑनरेबल मेंबर, माननीय सदस्य, सप्लीमेंट्री। जी अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विषयों में जैसे राजनीतिक मामले, सहयोग, व्यापार, संवर्धन, पर्यावरण एवं रक्षा सहयोग यदि पर मंत्री स्तर का प्लेटफॉर्म तैयार करने की बात की गई थी। मेरा प्रश्न ये है कि इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संस्थान जैसे व्यावसायिक चैम्बर्स, औद्योगिक घराने, प्रबुद्ध व्यक्तियों के आपसी संपर्क, सहयोग के बारे में भी क्या कोई निर्णय लिया गया? यदि हाँ तो ब्यौरा देने का कृपया मंत्री जी कष्ट करें। इसका किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए चेक्स एंड बैलेंस क्या होंगे? कृपया।
Sir, of course, any such engagement, it will include our engagement in the field of business, the bilateral relations within that, people-to-people ties. India and Central Asian countries enjoy a very long history of people-to-people ties. So all the aspects that has been mentioned, that becomes part of the ties, and how we can improve that. From time to time, necessary steps will be taken. Shri Ravindra Kushawa, Shri Gaurav Gogoi. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सेंट्रल एशिया भारत के लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस आज के वर्तमान परिस्थिति में रखता है। अफसोस की बात यह है कि 27 जनवरी को ये समिट वर्चुअल हुआ, क्योंकि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे में इन देशों को न्योता दिया गया था, पर वो आए नहीं। वो न आने का कारण क्या हमने उन देशों को बोला कि आप मत आइए, कोविड है, या उन्होंने बोला कि हम कोविड के लिए नहीं आ सकते, पता नहीं। क्योंकि 8 दिन बाद यही देश के नेता चाइना में जाके उन्होंने फिजिकल मीटिंग की वहां के सरकार के साथ, और सर और चाइना के साथ $40 बिलियन का इनका ट्रेड है, जबकि भारत के साथ $2 बिलियन का ट्रेड है वर्तमान में। तो तुर्कमेनिस्तान की जो सरकार है, उन्होंने विशेष रूप से दरखास्त की कि 2015 में भारत सरकार ने तापी पाइपलाइन पर हमने अपनी कमिटमेंट दी। वर्तमान में मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आज भारत की सरकार इस तापी पाइपलाइन को लेके क्या कमिटेड है, क्योंकि अफगानिस्तान में आज तालिबान की एक सरकार है, पाकिस्तान के साथ भी सिक्योरिटी रिस्क है। तो तुर्कमेनिस्तान की जो ये दरखास्त है कि तापी पाइपलाइन पे भारत और सक्रिय हो, इस पे केंद्र सरकार का क्या रवैया है? धन्यवाद। Sir, as the honorable member mentioned, the invitation to the heads of states of these 5 countries were extended much earlier to attend the Republic Day of India, as well as the India Central Asia Summit. But as we all know, the COVID situation that prevented the physical visit of these heads of state to India. So it couldn't happen. But at the same time, I'm sure that all the members will appreciate that the summit happened in the virtual format, and also all the members in the participants in the virtual summit, they brought out a declaration reiterating the commitment to take forward this engagement, to establish an institutional mechanism, to have a summit once in 2 years. So I must say that for the benefit of all the members, that our relationship with any country, it doesn't depend upon their relationship with any other third country. So India has engagement with any country in the world with the consideration of mutual bilateral benefit and our improvement of our relations. Sogat Rai ji. Sogat Rai ji. Sir, this is a very important question, and Mr. Jaishankar should have been present here. I saw in the papers that he had gone to 6-state visit to Australia. He is new to this system. You please advise him to be present while the parliament session is on, so that we can get proper reply from the मुझे सूचना देकर गए हैं। Number 2, सर आपको जरूर बताया होगा, इस समय जाने का 2 दिन बाद जाते। मैंने अनुमति दी है उनकी। मैंने अनुमति दी है ना, क्योंकि ये एक मंत्री को अच्छा, इजी मिनिस्टर है ना सर, क्योंकि जो इज मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, रिस्पांसिबिलिटी है वो ऐसा। अरे नहीं, आपका ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि मंत्री के बदले में दूसरे मंत्री स्टेटमेंट दे सकते हैं। सर यू आर अलाउइंग दिस। सर बट हाउ कम यू सेड दैट ही शुड हैव बीन अलाउइंग दिस? नहीं सर, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ये गलत बात है। मैंने व्हाई यू शुड। सर मेरा सवाल, मैं सवाल में आता हूँ। सर ये जो 5 रिपब्लिक है, ये इसको बोला जाता है फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक। ये सब सोवियत यूनियन में थे। अरे भाई बैठो ना, थोड़ा समझो, थोड़ा समझो।
बैठो ना सर, देखो ऑनरेबल सर, मेंबर, देखिए मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, सीरियस आप भी सबको डिस्टर्ब सीरियस सवाल सर, ये पहले सोवियत यूनियन का सर, मेरा क्वेश्चन 2 सेंटेंस में मैं आ जाऊंगा, और इसके साथ हिंदुस्तान का बहुत गहरा ताल्लुक है। आप जानते हैं ये सम्राट बाबर उज्बेकिस्तान से भारत में आया था, उनको जन्म हुआ था फेरगाना करके एक तो छोटा शहर में, ये मैं नहीं, लेकिन अभी ये 5 देश का, अरे बाबर का तो आप मस्जिद तोड़ दिया, वो दूसरी बात है। सर मेरा सवाल बहुत सीधा है सर, आप जानते हैं इसमें ये जो ताजिकिस्तान है ये अफगानिस्तान का बॉर्डर में है, अफगानिस्तान, अमू दरिया, उसके बाद ताजिकिस्तान, ये चारों तरफ अफगानिस्तान से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है there is a broad regional consensus on Afghanistan. Afghanistan, because of the Americans' fault, is today in the hands of Taliban, and it is threatening, since it is the way to India, it is threatening the security of the country. May I know from the Honorable Minister, what was the broad regional consensus on Afghanistan, which is being ruled by extremist Taliban forces which are hostile to India? Minister, would please tell us what was the broad regional consensus? Just talk of some concrete Sir, action. before going to the answer to the question raised by the honourable member, the earlier question regarding the TAPI project, of course it was discussed and emphasized by the Turkmenistan president during the summit, and discussions are ongoing at the level of TAPI consortium partners on the business principles of this TAPI project. Regarding the Afghanistan aspect of the India Central Asia Summit, I have to inform the honourable member that the issue of Afghanistan was discussed during the summit, and the situation in Afghanistan is of natural concern for neighboring countries like India and the Central Asian countries. And I would say that in broad terms, we share the same concerns and similar objectives. The Delhi Declaration, which was issued after the summit, it reflects the broad consensus on Afghanistan, including humanitarian assistance, ensuring formation of a truly representative and inclusive government, combating terrorism and drug trafficking, and preserving the rights of women, children, and minorities. I would also like to say that during the summit, the leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations. They reaffirmed the importance of the UN Security Council Resolution 2593, which demands that Afghan territory should not be used for sheltering, training, planning, or financing terrorism. So they also agreed to continue close consultation on Afghanistan, including the establishment of a joint working group on Afghanistan. Question number 144, Sukhbir Singh Jaunpuria ji. Question number 144 by Shri Sukhbir Singh Jaunpuria, Shri Ashok Mahadev Rao Nitte. Will the Minister of Defence be pleased to state A. Whether the government proposes to organize recruitment camps for army across the country. B. If so, the details thereof state UT-wise, including Tonk and Savai Madhopur districts of Rajasthan. C. The total number of recruitment camps organized along with the recruitments made in all 3 wings of the armed forces, particularly from the rural and backward areas of the country during each of the last 3 years, state UT-wise. D. The total number of recruitment centers existing at present, state UT-wise. And E. The steps taken by the government to recruit youths in all 3 wings of the armed forces from across the country, particularly from rural areas during the current financial year. Shri Kiran Rijiju, Minister of Law and Justice. माननीय मंत्री जी,
स्थल पर रखा है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि आज राजस्थान प्रदेश के अंदर में अगर सुबह 4 बजे देखें -डिग्री टेम्परेचर में भी यूथ आज भी इतना पसीना निकालता है सिर्फ सेना की भर्ती के लिए। अगर 50 डिग्री टेम्परेचर भी हो तो भी इतनी मेहनत करता है जिसको हद नहीं। मैं इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि 12 नवंबर 2020 को भी मैंने पत्र माननीय मंत्री जी को लिखा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र और राजस्थान में युवाओं के लिए सेना की खुली भर्ती की जाए। इस पर माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लिया और मेरे को आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द सेना की खुली भर्ती का आयोजन करवाता हूं। माननीय मंत्री जी का मैं आदेश के आते मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला टोंक, सीकर और जयपुर में 8 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 2021 को सेना की खुली भर्ती का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों युवाओं ने भाग लिया, जिसमें से लगभग 17,000 नौजवानों ने फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट में परीक्षा पास कर ली। युवाओं की अभी तक लिखित परीक्षा नहीं हुई। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि उनकी रिटर्न परीक्षा हो तो उनका कहीं न कहीं नंबर आ जाए और वो सेना में भर्ती हो जाए। माननीय मंत्री जी जवाब दें। अध्यक्ष महोदय जी, भारतीय सेना का जो रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है वो सबको मालूम है। देश भर में अलग अलग जगह में इसका रीजनल हेडक्वार्टर है। आर्मी, आप फिर जवाब दे सर, इसको थोड़ा रुकाइए, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर आपका सर आप बोलेंगे सर, मैं आपका इजाजत से सर आपके नहीं सर, क्योंकि सर ये एक वरिष्ठ सांसद है इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। पहले भी बोल चुके हैं। पहले विदेश राज्य मंत्री बोल रहे थे तो कहा कि कैबिनेट क्यों नहीं है। सौगत, एक मिनट सौगत जी, आप भी एक जमाने में राज्य मंत्री रहे हैं, हम भी राज्य मंत्री रहे हैं, तब भी हम लोगों ने कैबिनेट का जवाब देते थे। अभी जब राज्य मंत्री जवाब दिया तब आपने ये जो भाषा यूज किया वो ठीक नहीं है। और ये डिफेंस मंत्री का जगह में nobody should diminish the importance of parliament। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है और सर ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। नो अभी मैं डिफेंस मिनिस्टर के बिहाफ में जवाब देता हूं, ये कैबिनेट का कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सवाल कैसे कर सकते हैं इस पे, ये ठीक नहीं। दैट इज व्हाई आप जवाब दीजिए। नहीं सर, इसको प्लीज माननीय मेंबर। अच्छा क्या इसको बिठा के तो सर राजस्थान से बड़ी संख्या में जो रिक्रूटमेंट रैली हुए थे उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। और माननीय सदस्य हमारे साथी राजस्थान से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी ने सही कहा कि राजस्थान से काफी मात्रा में रैली में भाग लिया। और जब 47 रैलीज कंडक्ट किया गया देश भर में, उसमें कोविड का सिचुएशन आ गई जुलाई के महीने में गंभीर रूप से, तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस को रोक दिया गया है। और ये परमानेंट रुका नहीं है सर, क्योंकि अभी भी कोविड का नया वेरिएंट का इस देश में प्रकोप है, तो इसमें कुछ इसको विलंब हो रहा है, वो कारण सबको मालूम है। लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूं इस सदन को कि जितना जल्दी हो सके रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट सब हो चुके हैं। बाकी जो फाइनल जो होगा, वो फाइनल रिटन टेस्ट जो होगा वो टेस्ट भी जल्दी होगा जैसे ही माहौल ठीक हो जाएगा। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कहावत कहते हैं, मैं दानिश अली जी और शौकत राय जी को बात कहना चाहता हूँ। आपके सवाल मेरा, आप जवाब मंत्री दे रहा। हाँ। अब वो तो मैं कह नहीं सकता, सब तो यहाँ पर बीच में आपको कहाँ से परेशानी हो रही है समझ में नहीं आ रही बात। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है आप इधर बोलिए। कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से भर्ती की बात कही है कि अभी कोविड में वाकई डिले है, लेकिन कोविड होने के नाते और बहुत सी भर्तियां चालू हैं, तो मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द वो रिटर्न टेस्ट कराए जाए ताकि वहां के बच्चों को मौका मिले और टोंक और सवाई माधोपुर के बच्चों को अलग से भर्ती का मौका मिले। धन्यवाद। जय हिंद। पहले भी आश्वासन दिया, अभी सेना के अधिकारियों से, डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिशियल सबसे बात करके ये जानकारी मैंने प्राप्त किया है और जितना जल्दी हो सके ये जो रिक्रूटमेंट का हाफ वे में जो अधूरा है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। मैं आश्वासन देना चाहता हूं माननीय सदस्य को। श्री अशोक नेते उदय प्रताप सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, जो सेना में भर्ती जो होती है, जैसे मध्य प्रदेश से 7,000 बच्चे 3 सालों में निकाले,
हरियाणा से 12,000, हिमाचल से 12,000, जम्मू कश्मीर से 9,000, राजस्थान से 14,000। ये ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश से बच्चे जाना नहीं चाहते, क्योंकि ये जो सेना भर्ती के कार्यालय हैं, जो आपके जो AROs ऑफिसेज हैं, उनकी संख्या मध्य प्रदेश में कम है। आपके हरियाणा में 4 हैं, हिमाचल में 4 हैं, राजस्थान में 6 हैं, और मध्य प्रदेश इनसे बड़ा राज्य होने के बावजूद वहां केवल 2 हमारे जो हैं वो ARO मुख्यालय जबलपुर, ARO ग्वालियर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, हमारे पचमढ़ी आर्मी का हेडक्वार्टर है वहां, तो क्या रेल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र नर्मदापुरम होशंगाबाद में पिपरिया या इटारसी जो रेल कनेक्टिविटी है, बच्चे आसानी से जा सकते हैं, वहां पर आगामी समय में रेल अपना सेना की भर्ती के लिए कोई कैंप लगाने का आपका मेरा आग्रह भी है, और आपका विचार है कि ऐसा आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। धन्यवाद। सर, देश भर में इस वक्त रिक्रूटमेंट जो चलते हैं आर्मी के, टोटल 11 जोन में बटे हुए हैं और 48 रेजिमेंटल सेंटर्स हैं और 2 गुरखा रेजिमेंट का ऑफिसर्स है और एक इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट ऑफिस नई दिल्ली में होते हैं। मध्य प्रदेश में जहां से माननीय सदस्य जी आते हैं, वहां जबलपुर में रिक्रूटमेंट ऑफिस का हेडक्वार्टर है। उसके अलावा आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर है ग्वालियर में, मऊ में और भोपाल में, टोटल 4 है। और सही कहा, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन इस वक्त जो व्यवस्था बनाया हुआ है उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट जहां जहां रिक्रूटमेंट सेंटर है उसका जो कॉरेस्पॉन्डेंट एरिया है उसके हिसाब से अभी ठीक है। और बाकी कोई अनुरोध है, जैसे उन्होंने रेल कनेक्टिविटी से जोड़ते हुए जगह का नाम लिया, वो मंत्रालय को उसको बताएंगे कि इसमें क्या कर सकता है, लेकिन इस वक्त जो व्यवस्था है वो सही है। अरविंद सावंत जी। Honorable Adhyaksh ji, thank you so much. If you look at the answer, you have not recruited since July 2021. Now the issue is that the centers we have mentioned, as you have rightly pointed out, in Madhya Pradesh only 4. These centers are in Maharashtra, Pune, Mumbai, Nagpur, Aurangabad. These are all metropolitan cities. And recruitment ratio, if you see, the recruitment ratio is rural area 78.32 and urban areas 21.68. Again in 2019 and 20, rural area 77.20, urban area 22.80. अब ये जो डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसके रीजन के मुताबिक जाना पड़ेगा। सर, गरीब के बच्चे इतना लंबा नहीं आ सकते, सबसे बड़ी बात है। आपके 4 सेक्टर्स है ना, उनको कहो कि सब सेक्टर्स करो आप। अगर आप औरंगाबाद में करते हो या नागपुर में करते हो, संभाजी नगर कहते हैं हम, तो नागपुर आप सोच लो गढ़चिरौली, और वहां का लड़का, गरीब का लड़का कैसे आएगा, उसके पास कहां से आएगा? तो यू शुड हैव सब सेंटर्स. I mean, you can have a filtration over there, and those who are finally decided he is physically fit can be recruited. Likewise, are you going to do that or not? And when are you going to do the next recruitment? सर, जैसे महाराष्ट्र के बारे में कहा गया, महाराष्ट्र और गोवा इसका ज्वाइंट सेंटर भी कोल्हापुर में है, और नागपुर, मुंबई, पुणे में, तो पुणे तो आपका हेडक्वार्टर है ही है। आपको मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि जो रिक्रूटमेंट सेंटर मतलब वही के लोगों का रिक्रूटमेंट करता है, ऐसे नहीं है, वो तो जोन है, और उसके बाद रिक्रूटमेंट रैली उस एरिया में कहीं भी कर सकते हैं। और आर्मी का एक पॉलिसी है कि जिस जगह से कम आते हैं रिक्रूटमेंट, जहां से रिप्रेजेंटेशन कम है, वहां को लाने के लिए भी प्रक्रिया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट जहां है उसी के लोगों को रिक्रूटमेंट करते हैं। और जैसे पुणे में सेंटर है, और पुणे में कई और जिले हैं जहां जाके रिक्रूटमेंट रैली भी करा सकते हैं, इसलिए कोई जरूरी नहीं है। और आप निश्चित रहिए, महाराष्ट्र का बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है और अच्छा संख्या में इंडियन आर्मी में महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन है। श्री बी मेहताब जी। धन्यवाद सर। So I need a clarification from the minister who is actually answering on behalf of the defense minister. He is capable. The only thing is I want to understand, 3 figures have been given in the answer sheet. In the first part, जहां 3 साल की रिक्रूटिंग ईयर में टोटल इनटेक 18-19 में 53,431 लिखा है,
और 19-20 में 80,572. और इन द सेकेंड पेज, दैट इज एनेक्स्टर रेफर्ड टू रिप्लाई, आई नीड योर इंडल्जेंस सर, इसमें स्टेट वाइज इनटेक लास्ट 3 years में लिखा है वैकेंट एलोटेड 18-19 में 57,040 और 19-20 में 87,152. ये दो में अंतर है. और जो नीचे जो है टोटल, ये टोटल जो है ये है 78,692. ये 3 फिगर अलग अलग है एक ही ईयर का. पोस्ट वैकेंट क्या है, रिक्रूटमेंट किया हुआ है, और ये जो पोजीशन है टोटल रिक्रूटमेंट हुआ है. ये 3 फिगर क्या है, जरा हमें समझा दीजिए. जैसे मैंने कहा कि सर जो आर्मी का वैकेंसी होता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स का जैसे वैकेंसी क्रिएट होता है, रिटायरमेंट होते हैं, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट करते हैं, फिर रिक्रूटमेंट ड्राइव करते हैं. उसमें अगर वो कोई पर्टिकुलर फिगर के बारे में जानना चाहता है तो मेरे पास उस फिगर को कैलकुलेशन करने का अभी तो समय नहीं है. वो मैं आश्वासन दूंगा कि आपको फिगर पे कोई भी मंत्री इतना जादूगर नहीं होता है कि फिगर को यहाँ कैलकुलेट कर सके. लेकिन मैं आश्वासन दूंगा सर, वो वरिष्ठ सांसद है, बहुत सालों से हम लोग साथ में हैं, उसने क्वेरी लगाया. मैं आश्वासन दूंगा जरूर आपका अगर एरर है कैलकुलेशन में बताऊंगा. लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत ही सेंसिटिव, बहुत केयरफुली काम करते हैं, और अगर कोई एनोमली है तो ठीक किया जाएगा, मगर इंटेंशन प्रिंसिपल में कोई कमी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 145. सर, क्वेश्चन नंबर 145. जीटी नामग्याल. Question number 145 by Shri Jamyang Sering Namgyal. Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state: A. The number of cases of cancer reported during the last 3 years state UT-wise, including Ladakh. B. The number of cancer deaths reported state UT-wise, especially in Leh and Kargil districts in the Union Territory of Ladakh during the said period. C. Whether faulty diet, lifestyle, and other intoxicants including alcohol are the main reasons for the spread of cancer disease, and if so, the details thereof. D. Whether facilities for treatment of cancer patients is available in the hospitals at Leh and Kargil districts, and if so, the details thereof, and if not, the reasons therefore, including the alternative treatment and funding plan being made available to these patients. And E. Whether the government has devised any concrete action plan to control this fatal disease in the country, more particularly in the Union Territory of Ladakh, and if so, the details thereof and the steps taken in this regard. Dr. Mansukh Mandavia, Minister of Health and Family Welfare. सर, मैं सबसे पहले सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. पिछले 3 साल के मैंने जो डेटा मांगा था लद्दाख में, विशेष रूप से कैंसर से रिलेटेड बहुत अच्छे काम हुआ था. पहले वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज में हमें इतना सुविधा नहीं मिलते थे. अब मैं वो सारा दोहराते नहीं रहूँगा. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया के ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा. सर, लद्दाख से बहुत सारे पेशेंट, खासकर कैंसर से रिलेटेड मरीज जो है, या दिल्ली में आना पड़ता है, या श्रीनगर जाते हैं, या चंडीगढ़ जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए. तो बहुत सारे जो कॉस्टली मेडिसिन, खासकर केमोथेरेपी से रिलेटेड हो, या नार्कोटिक पेन मेडिसिन हो, या मॉर्फिन हो, ऐसे जो पेशेंट्स को खरीदना पड़ता है, जो एफर्ट भी नहीं कर पाते हैं. बाकी स्टेट्स में जो है एक एनजीओ उनको मदद करते हैं, और लद्दाख में अभी ऐसा एनजीओ भी नहीं है. दिल्ली में हमारा एक अशोका मिशन के एनजीओ अच्छा काम करता है. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, पैलेटिव केयर फैसिलिटीज जब तक एनजीओ खड़ा ना हो, पैलेटिव केयर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग. स्वागत राय जी, दादा आप इधर चर्चा कर रहे हैं, फिर उधर चर्चा कर रहे हैं. सर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, लद्दाख के पेशेंट्स को या असिस्ट करने के लिए पैलेटिव केयर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग होम केयर सर्विस के जो हमें आवश्यकता है. और दूसरा जो है मैं जानना चाहूँगा, अभी लद्दाख से पेशेंट भेजे, कैंसर का पेशेंट कहाँ भेजे वो भी समझ में नहीं आ रहा है. वो ऐसे भेज रहे तो पेशेंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ढूंढ के जा रहा है.
एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल 1, 2, 3 को नॉमिनेट कर सकते हैं क्या, जो ऐसे गंभीर पेशेंटों को तुरंत वहां से भेजने के बाद यहां एडमिट मिल सके? क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना एक प्रायोरिटी होता है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। तो उसमें हमारे पेशेंट्स जो है 6-6 महीना दिल्ली आके इंतजार करना पड़ता है। ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि लद्दाख क्षेत्र में कैंसर के लिए इलाज की फैसिलिटी हो और कैंसर का इलाज थोड़ा महंगा है, बात सही है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, उसकी मेडिसिन, उसकी ट्रीटमेंट भी महंगी होती है और एक मरीज को कैसे सस्ती मिले, इसके लिए भारत सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि देश में 8,500 से अधिक जन औषधि स्टोर है। जन औषधि स्टोर पर हर कैंसर की सस्ती से सस्ती मेडिसिन मिले, इसके लिए व्यवस्था की गई है। और उसके अलावा हमने कैंसर की मेडिसिन का प्राइस बहुत हाई होता था और ये कम करने के लिए हमने तय किया है कि ट्रेड मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलर के बीच में कई बार फर्स्ट सेल होता है वो 100 रुपया में होता है, लेकिन रिटेल में वो 500 रुपया में मिलती है। तो हमने उसके लिए ट्रेड मार्जिन भी फिक्स कर दिया है, जैसे कि मरीज को सस्ती दवा मिले। दूसरा, माननीय सदस्य ने पूछा है कि लद्दाख के जो पेशेंट है उसको निश्चित 3-4 हॉस्पिटल निश्चित कर दे। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि जरूर नहीं है कि कोई ही निश्चित हॉस्पिटल में जाए तो ही उसको इलाज मिले। राज्य की, जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, दिल्ली की कोई भी टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट में जाए, वहां उसको अच्छी तरह से इलाज मिले, ऐसा प्रबंध सारे देश में करके रखा है। माननीय सदस्य। हाँ माननीय सदस्य। सर बहुत बहुत धन्यवाद। पेन मैनेजमेंट और खासकर जो मैन पावर ट्रेनिंग के जो आवश्यकता है लद्दाख में, क्योंकि सर कीमोथेरेपी के लिए जो ऑब्वियसली प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है ऑन्कोलॉजिस्ट का, कीमोथेरेपी लद्दाख में करते हैं, लेकिन लद्दाख में ऑन्कोलॉजिस्ट ना होने के कारण से कीमोथेरेपी के लिए बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं। ऑन्को सर्जन भी हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, आपने अभी बहुत विस्तार से बताया, लिखित में भी आपने जवाब में दिया है, सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स बना है पेशेंट्स को मदद करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, लेकिन जनमानस तक ये जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और आपने बताया कि कहीं भी जाके इलाज कर सकते हैं, ये सही बात है, लेकिन यहाँ अपने प्रायोरिटी ओपीडी में ऑलरेडी लिस्ट एक फिक्स होता है। तो मैंने रिपीटेडली फिर मैं बताऊंगा, हमारे पेशेंट्स यहाँ आने के बाद 6-6 महीना इंतजार करना पड़ता है, पूरा पैसा उसमें खर्चा भी हो जाता है। तो इन तकलीफों को हटाने के लिए, लोगों को सहूलियत के लिए माननीय मंत्रालय के द्वारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश देके इसमें क्या क्या आगे आने वाले दिनों में कदम उठाएंगे, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने स्टेट में भी वो कैंसर एक्सपर्ट रखे, उसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हम उसको आर्थिक सहयोग करते हैं और रख भी सकते हैं। दूसरा, माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है कि मरीज, कैंसर के मरीज दिल्ली आते हैं तो 4-6 महीने तक उसको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, समय चला गया। माननीय सदस्य, कोई भी ऐसा कैंसर पीड़ित मरीज हो और उसको तुरंत ही ट्रीटमेंट ना मिले, अवश्य मुझे बताइए, मैं व्यवस्था कराऊंगा। श्री हसन मुर्शिदी जी। शुक्रिया जनाब, जो डिटेल्स दी है ऑनरेबल मिनिस्टर ने, तो बड़ी अलार्मिंग है जो इंसिडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर में 12,726 2020 में, और उसके बाद जो मॉर्टलिटी रेट है वो भी 7,027 के करीब है, और यही लद्दाख का भी है यही हाल कि ऊपर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि क्या कोई ऐसा, क्योंकि लद्दाख का भी निर्भर होता है, वो भी लद्दाख की पेशेंट्स भी श्रीनगर का रुख करते हैं, तो श्रीनगर और जम्मू में कोई कैंसर स्पेशल कोई हॉस्पिटल आप बनाने का तजवीज़ रखते हैं। दूसरी बात यह है कि कैंसर में अर्ली डायग्नोसिस बहुत ही अहम है, प्रिवेंटिव मेजर्स के बाद अर्ली डायग्नोसिस बड़ी ज़रूरी है। तो अभी भी वहाँ के अस्पतालों में हॉस्पिटल पेट स्कैन की अभी कोई है ही नहीं, जो फैसिलिटी नहीं है। तो क्या ये डायग्नोस की फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए आप क्या अहकाम करेंगे, क्या आप प्रयास करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि दूर सुदूर क्षेत्र में कैंसर का मरीज बढ़ रहा है, कैंसर पेशेंट बढ़ रहा है। कैंसर पेशेंट बढ़ने की कई रीजन है, टोबैको भी एक रीजन है, खान पान, रहन सहन, कई टाइप के रीजन है। लेकिन एक बात आपने सही कही कि जब प्राइमरी स्टेज में कैंसर
डिटेक्ट हो जाता है तो बचने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि देश में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किया जाएगा। उसमें से 80,000 से एबव हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज के दिन में प्रारंभ हो चुका है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 3 टाइप के कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लिए प्राइमरी जांच की जाएगी। ये प्राइमरी जांच वहां से हो जाएंगे तो हम तुरंत ही उसको वहां से रिफर करके हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल में उसको दाखिल करवा सके। जब श्रीनगर का सवाल है तब वहां के क्षेत्र के लोगों को कैंसर के उपचार मिले, इसलिए श्रीनगर में एम्स बन रही है। एम्स में ऑल टाइप के कैंसर के इलाज होंगे। बेनी बनर्जी। Sir, the number of cancer patients is increasing day by day. According to medical science, prevention and early detection of cancer can reduce the number drastically. Through prevention alone, we can reduce by 30% according to medical science. Sir, and the prevention cancer awareness steps should be provided at a very, very early age. It will be best if cancer awareness is made as a part of syllabus and children are correctly educated over the same. Similarly, early detection. Sir, this procedure is done by the hospitals. Can you introduce mobile screening detection units to everywhere so we can spread the service to more area? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया है कि उसको कैंसर पेशेंट या तो कैंसर के मरीज ना बढ़े या तो कैंसर ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो पहला क्वेश्चन है। सबसे बेस्ट तो ये है कि कैंसर ना होने के लिए जैसा मैंने बताया कि कई टाइप की हमारी जीवन शैली भी बदली है। आज हम केमिकल्स, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, ये भी एक रीजन है। और हमारी जीवन शैली, टोबैको, नंबर ऑफ टाइप की रीजन है जिसकी वजह से कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। एक कैंसर के मरीज बढ़ने से रोकना इट्स वन थिंग, एंड सेकंड थिंग इज दैट हम कोई कैंसर हो तो अर्ली डिटेक्शन कैसे हो जाए, और अर्ली डिटेक्शन हो जाने के बाद उसका अर्ली इलाज हो जाए तो हम पेशेंट को बचा सकते हैं। और इस दृष्टि से सारे देश में, जैसा मैंने पहले बताया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। और एक माननीय सदस्य ने वो भी जानना चाहा है कि क्या आप उसको मेमोग्राफी किस तरह से कर पाओगे, क्या आप मोबाइल से स्क्रीनिंग करके कर पाओगे। कई हॉस्पिटल में ये सुविधा क्रिएट हुई है, कई एनजीओ ने भी ये सुविधा क्रिएट की है, कई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये सुविधा हुई है, कई सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ये सुविधा हुई है, जिसमें मोबाइल वान मेमोग्राफी स्क्रीनिंग मशीन लगा हुआ होता है। वो गांव में जाते हैं, कैंप करते हैं और वहां ही डायग्नोसिस हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट के लिए लाए जाते हैं। Because in my constituency alone, it will be more than 50,000. Now you have stated that total 57,155 cases of incidence of cancer in the state of Kerala in the year 2020. Is it realistic? In my constituency alone, sir, there is more than 50,000. How this statistical data has arrived? Kindly could the minister? मैंने उनको अलाउ नहीं किया, आप जवाब भी मत, आपने सुन लेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ सर। वी कलानिधि जी। थैंक यू वेरी मच सर। आप मुझसे इजाजत मांगते। Honorable member, please speak question. Thank you, sir. Sir, in the reply, I see that there is a scheme where the government is providing financial assistance using Rashtriya Arogya Nidhi, where up to 15 lakhs is being provided, and Health Minister's discretionary grant. That is another 1.5 lakhs which is being provided for the poor. I am not sure how many members are aware of this because we only usually write only to the PM, Prime Minister's National Disaster Relief Fund. So can we members apply for this? And the other one is as the other honorable member. Yes, please answer. मंत्री जी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो सब जानना चाहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि मंत्री का पावर है जो मरीज को मदद कर सके। उससे बीपीएल लाभार्थी कोई मरीज हो, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो, ऐसी स्थिति में मंत्री जी को पावर दिया गया है कि वो सरकारी अस्पताल में उसका इलाज के लिए 20 लाख तक का सहयोग कर सकते हैं। मैंने अभी उपयोग नहीं किया है, वैसे ही हो जाता है। ये पहली बार पता चला है सांसदों को। अभी तक प्रधानमंत्री सहायता कोष का ही पता था। क्वेश्चन नंबर 146, श्री SR पार्थिपन। Question number 146
by Shri Parthiban S.R. Will the Minister of Chemicals and Fertilizers be pleased to state A. The quantity and value of the fertilizers imported by the country during each of the last 3 years, fertilizer-wise. B. Whether any steps have been proposed to be taken by the government to reduce the expenditure incurred in the import of fertilizers. C. If so, the details thereof. D. Whether the farmers have faced difficulties in sowing of rabi crops due to extreme shortage of fertilizers in the country, and if so, the details thereof, state-wise, including Tamil Nadu. And E. The details of steps taken by the government to address this issue. Dr. Mansukh Mandavia, Minister of Chemicals and Fertilizers. मिनिस्टर माननीय मंत्री जी 146 माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। क्वेश्चन के सुरेश जी, आपको इसलिए नहीं पूछने दे रहा, बार बार में बिना इजाजत के उड़ते हो, इसलिए इजाजत नहीं दे रहे आप। और स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, वेदर आप बोलते जाओ। और सभापति भी नहीं बना रहे हैं, आपकी पीड़ा समझ सकता हूं सर। Speaker sir, the shortage of the fertilizer facing serious problem all over the country. The farmers also not getting fertilizer in time, and also increasing the price of fertilizer also not affordable by the farmers. I would like to ask Honorable Minister whether the government or Ministry of Fertilizer and Chemicals has taken immediate step for availability of the fertilizers and also reasonable price of the fertilizers. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात यह है, माननीय सदस्य ने ये जानना चाहा है कि फर्टिलाइजर की प्राइस सस्ते दर में किसान को फर्टिलाइजर मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि देश में 300 से 325 लाख मैट्रिक टन यूरिया की रिक्वायरमेंट होती है। 250 से 255 लाख मैट्रिक टन यूरिया देश में इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग होता है और 60 से 17 लाख मैट्रिक टन यूरिया हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सस्ते दर में पहुंचाने की बात है तो मैं बताऊं, उसके समय में जो प्राइस तय किया गया था वही प्राइस यूरिया की रखी हुई है। 7.5 साल में हमने एक भी रुपया बढ़ाया नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया की प्राइस हो गई $900। $900 मतलब 2,750 रुपया। 2,750 रुपया इंटरनेशनल मार्केट में एक बैग की प्राइस हो जाने के बावजूद भी हमने यूरिया का प्राइस नहीं बढ़ाया और 2,500 रुपया सब्सिडी प्रति बैग। मैं बताता हूँ। आपको मैं अभी दे दूंगा मैं डॉलर में बोला, नहीं, डॉलर में प्राइस करके ये आपने। और माननीय अध्यक्ष महोदय, 2,500 रुपया प्रति बैग पर सब्सिडी उपलब्ध कराकर भी भारत सरकार ने देश में यूरिया उपलब्ध कराया है, कोई कमी नहीं। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में 100 से 125 लाख मैट्रिक टन डीएपी और इतना ही मात्रा में एनपीके की रिक्वायरमेंट होती है और डीएपी की प्राइस इस बार इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ गई और दूसरा, कोविड क्राइसिस की वजह से शिपिंग भी नहीं मिल रही थी। ऐसी स्थिति में दुनिया से खाद डीएपी देश में लाके उपलब्ध कराया और एक बैग हम मार्केट में 1,250 रुपीज प्रति बैग बिकती थी, हमने उसकी प्राइस नहीं बढ़ने दी। 1,650 रुपीज प्रति बैग सब्सिडी देके किसानों को मदद की है मोदी सरकार है और किसानों के प्रति ये हमारा कमिटमेंट है। माननीय मंत्री महोदय, सांसदों की राय है कि आपका डिक्शनरी फंड जो है उसका भी उपयोग करा करें। श्री रितेश पांडे जी से सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे ग्रामीण इलाके में एक शिकायत बहुत कसके है कि डीएपी और एनपीके के जो बैग्स होते थे वो पहले 50 केजी के होते थे, अब उनको घटा करके 45 केजी कर दिया गया है। प्राइस जो है वही पुराना वाला था और ये जो कटौती हुई है वो प्राइस के ऊपर भी उसका फर्क नहीं डालती, प्राइस वही पुराने वाले पे बिक रहा है। तो क्या उसके हिसाब से होगा माननीय मंत्री जी, ताकि किसानों को फायदा हो सके? अरे डंडी मारो की सरकार है यार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य के संज्ञान में रहे इसलिए
एक मारो नहीं, डंडा मारो, डंडा मारो, डंडा। क्या आप क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको पूछना है? डंडा मारो। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। इनको इजाजत नहीं दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक डीएपी की बैग तो 50 केजी की ही है, उसमें कोई कटौती नहीं की है। यूरिया की बैग में 5 केजी कम किया है, उसके मुताबिक हमने प्राइस भी कम किया है। पर केजी जो प्राइस था वही प्राइस रखा है, इसलिए कोई बर्डन किसान के ऊपर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 147 श्री विजय कुमार बसंत। Question number 147 by Shri Vijay Kumar Vijay Vasant. Will the Minister of External Affairs be pleased to state A. The details of financial assistance provided by India to neighborhood countries by way of loan extension during each of the last 5 years country-wise. B. The amount of financial assistance economic package granted by India to Sri Lanka for the rehabilitation of war-affected people in the country during the said period. C. The present status of war-affected and displaced Tamilian population in Sri Lanka. D. Whether all the displaced and affected people have been resettled, and if so, the details thereof. And E. If not, the reasons therefor. Shri V. Muralidharan, Minister of State for External Affairs. माननीय मंत्री जी, Laid on the table of the House. श्री मणिकम टेगोर जी। Thank you so much, sir. Sir, in the reply, Honorable Minister has replied that India's total development portfolio in Sri Lanka is nearly $4 billion US, and out of which the grant component is $7 million US. It's a welcome thing. Whether the government has taken note of the Chinese closeness to moving Chinese closeness towards Sri Lanka in the Sri Lankan affairs, whether Honorable Minister can explain the steps taken by the government to take up with the implementation of the Indo-Sri Lankan agreement, particularly the 13th Amendment, which gives the powers for the northern and the eastern provinces. Thank you so much, sir. Sir, during the last 7 years of the government of Sri Narendra Modi ji, our foreign policy has received more attention and focus, and it has reflected in the ties with our neighbors also. The government has adopted the policy of neighborhood first, and under that policy, we have been trying to develop our bilateral engagements with all our neighbors, including Sri Lanka. I am sure that, sir, I would like to inform the honorable member through you that government has noted the participation of the Chinese companies in some port-related development projects in Sri Lanka. But I should also like to tell the honorable member through you that India's relationship, as I mentioned in an earlier answer, that India's relationship with other countries that stand on their own footing and are independent of the relations of those countries with third countries. However, I would like to assure the House that the government carefully monitors any development having a bearing on India's security and economic interests and takes all necessary measures to safeguard them. Question number 148, Shri Shashi Tharoor ji. Question number 148 by Dr. Shashi Tharoor. Will the Minister of Ports, Shipping and Waterways be pleased to state A. Whether the government has identified potential marine oil spill spots off the coast of Kerala. B. If so, the details thereof, and if not, the reasons therefor. C. Whether the government has identified spots for fishing off the coast of Kerala which remain vulnerable to potential oil spills. If so, the details thereof, and if not, the reasons therefor. D. Whether the government has the record of marine oil spills greater than 100 litres by volume of oil spilled and total volume of sludge recovered off the coast of Kerala within the territorial waters, and if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor. And E. Whether the government has invested in technological advancements for improving recovery of oil spills.
If so, the details thereof, and if not, the reasons therefore. Shri Sarbananda Sonowal, Minister of Ports, Shipping and Waterways. Respected sir, like it is laid on the table. Thank you, Mr. Speaker. I've been looking very carefully at the response of the Honourable Minister. I think it's not entirely accurate to say that we cannot predict accidents or we can't identify danger areas, because in Kerala on the coast, we have the Viഴിഞ്ഞം port in my constituency, the Kochi port, the BPCL refinery, and of course, New Mangalore port just north of us also impacts us. I've spoken with the Minister about how oil spills like that of February 2021 can impact the fisher folks who are already in a desperate way as below the poverty line people. And of course, the tourist industry suffers terribly when beaches are closed because of oil spills. I would therefore request the Minister to take proactive steps in cooperation with the state government to identify suitable areas and prevent this from happening in future. Respected Chairman, sir, our London friend, Shashi Tharoji, you have highlighted a very sensitive issue, but in my answer sheet, you might have noticed that as you have asked me to mention the spot of the marine oil spill, so as it is confined to the shoreline, and I believe you have studied the matter in details, you are learned friends, so I believe as you have expected from me, that in the near future, as you know, National Oil Spill Disaster Contingency Plant, all the stakeholders, state, coastal states, and the ports, whether it is major ports authority or non-major port authority, and also the coastal guards, and at the same time the other, petroleum handling agencies. So we are to work with integration, and integrated effort needs to be put so that pollution doesn't occur. Government introduced a maritime merchant shipping amendment in 2015, and then they withdrew it, sir, saying they would produce a totally new bill in response to comments by the Standing Committee, which was a good idea. Unfortunately, they have not introduced the bill for the 7 years since they withdrew the previous bill. And as a result, our oceans, our economy, marine life, fisher folk are all in danger from the lack of up-to-date legislation to protect their interests. I would like to ask the Minister whether he has any proposal to introduce a new bill to replace the out-of-date Merchant Shipping Act, and whether this will take into account at least 4 conventions, international conventions that India has not yet ratified: the International Convention on Oil Pollution Preparedness, the Protocol to amend the International Fund on Oil Pollution Damage, the International Convention relating to intervention on the high seas for oil pollution casualties, and the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste. Now, these are 4 international conventions. India has been considering them in some cases throughout the tenure of this government. I'd be grateful to know whether the government is planning to take any proactive action to save our country from pollution, to sign these conventions and introduce a new law in this Parliament. Thank you, Mr. Speaker. Respected Sir, as you know, the Merchant Shipping Bill 1958 and new bill has also been taken up, and to make the country pollution free, let me finish. Respected Speaker, sir, so as you have mentioned that if government willing to bring any initiative or any kind of new legislation in the near future, so in this regard, whatever existing laws we have, it is sufficient enough, because it's a question of the commitment and sincerity. That sincerity and commitment is very much there
within our existing framework to make the people free from this endanger, so that like in the coastal region also, our fishermen doesn't suffer in the near future. So whatever adequate measures need to be taken, government is always there to take this kind of initiative. Thank you. प्रश्नकाल समाप्त। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.